हेलो एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का बढ़ाऊं तना मास्टर चैनल पर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, या फिर हम इसको बोल सकते हैं NEP 2020। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स, चाहे वो KVS हो, चाहे वो DSSS हो, या फिर आपके कोई भी स्टेट के एग्जाम्स जो टीचिंग से रिलेटेड है, उनमें ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भाई आज हम NEP 2020 को बायलिंगुअली और पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है कि हम इसको एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसके लिए 3 या 4 वीडियोस तो इसमें लगेंगे पूरा कंप्लीट करने में। और इस जो डॉक्यूमेंट को हम KVS के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो KVS में हमें सब टॉपिक्स दिए गए हैं NEP 2020 के, उनके अकॉर्डिंग हम इस पॉलिसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है वो क्या है कि जो हमारा ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा है, ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा यानी कि ग्लोबली पूरे वर्ल्ड का जो एक एजुकेशन के फील्ड में डेवलपमेंट विकास करने के लिए एक एजेंडा रखा गया है, वो क्या है और किसके तहत वो एजेंडा है। यहाँ पे बात की गई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैरी ऑन करने के लिए किसमें, एजुकेशन में हमने गोल्स बनाए हैं। और फोर्थ जो हमारा गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, फोर्थ जो हमारा है SDG 4, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या इंश्योर करना है, वी हैव टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन बाय 2030। क्या कहता है कि SDG 4 जो है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से ये पॉइंट बन जाता है। क्या बोलता है SDG 4? ये बोलता है कि हमें सभी को 2030 तक शिक्षा, जो समावेशी शिक्षा है और उसकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड करनी है सभी बच्चों को, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पेशल एबिलिटीज, ऑफ देयर कास्ट, ऑफ देयर रिलीजन, ऑफ देयर रीजन। चाहे कहीं के और मतलब किसी भी रीजन, सोसाइटी से कहीं से भी बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, सभी को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, सभी तक जो एजुकेशन है वो पहुंचनी चाहिए। ये किसने बोला है भाई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 4 जो है उसने हमें बताया है कि 2030 तक हमें ये इस चीज को अचीव कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आ जाते हैं। क्या कहता है? एजुकेशन दस मस्ट मूव टुवर्ड्स लेस कंटेंट। क्या कहता है? NEP 2020 में बात की जा रही है कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसमें कंटेंट यहाँ पे कम होना चाहिए, लेकिन लर्निंग जो है कि भाई कैसे क्रिटिकली सीखना है बच्चे को, कैसे उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखानी है, कैसे उसको क्रिएटिव बनाना है, कैसे उसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ाना है। क्या होती है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच? कि हम सारे डिसिप्लिन्स को, यानी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो डिसिप्लिन्स बोलते हैं उनको, जैसे साइंस एक डिसिप्लिन हो गया, सोशल साइंस एक डिसिप्लिन हो गया, लैंग्वेज एक डिसिप्लिन हो गया, उनको हमें सेग्रीगेटेड फॉर्म में नहीं पढ़ाना है, उनको हमें एक साथ लेके चलना है, उनको हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दी जानी चाहिए। तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है उसमें कंटेंट तो चाहे अब कम कर दो, लेकिन बच्चों को ज्यादा क्या सिखाया जाएगा कि उनकी लर्निंग हो, और उनकी लर्निंग क्रिटिकल थिंकिंग से हो, उनकी लर्निंग करके हो, हैंड्स ऑन अप्रोच से उनकी लर्निंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग से उनकी लर्निंग होनी चाहिए, और वो भी किस तरीके से, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग होगी उनकी। ठीक है। पेडागोजी मस्ट इवॉल्व टू मेक एजुकेशन मोर एक्सपीरियंशियल होलिस्टिक। मोर एक्सपीरियंशियल बनाने का क्या मतलब है कि शिक्षा को आप बच्चों के एक्सपीरियंस से जोड़ रहे हैं, बच्चे खुद काम करके या फिर ऑब्जर्व करके, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके उनका एक्सपीरियंस हो रहा है, और उन एक्सपीरियंसेस से आप बच्चों के क्लास के कॉन्सेप्ट जो आप उन्हें पढ़ा रहे हैं वो उनसे क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो लर्निंग कैसी होगी उनकी, एक्सपीरियंशियल होगी। होलिस्टिक लर्निंग की बात करती है NEP 2020, यानी कि उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड लर्निंग की बात हो रही है। इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ाना है, एकीकरण की जो अप्रोच रखनी है टीचर को, और इंक्वायरी ड्रिवन लर्निंग होनी चाहिए। सिर्फ रट्टा नहीं मरवाना है बच्चे को,
उसको इंक्वायरी अप्रोच से पढ़ाना है, डिस्कवरी मेथड से पढ़ाना है, प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाना है। और जो क्लासरूम है वो लर्नर सेंटर्ड होने चाहिए। क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस है वो डिस्कशन बेस्ड हो। आप बच्चे से क्वेश्चन करें, बच्चा उसका कुछ जवाब दे, फिर आप उससे फर्दर प्रोबिंग क्वेश्चंस करें, फिर उसके बहुत सारे जवाब आए, तो वहां से एक डिस्कशन का माहौल क्रिएट करना है टीचर को क्लासरूम में। और एजुकेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल और इंजॉयबल भी बनाना है। तो एनईपी 2020 के ये सारे पेडागोजी को लेकर ये सारे व्यूज हैं कि भाई जो क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है कंटेंट की, जो टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, वो किस तरह की पेडागोजी यूज करनी चाहिए टीचर को, या फिर अब आगे करनी पड़ेगी टीचर को ये पेडागोजी यूज। ठीक है। सो क्या कहता है एनईपी 2020 में कि एजुकेशन मस्ट बिल्ड कैरेक्टर। ऐसी एजुकेशन दी जाए बच्चों को जो बच्चों का कैरेक्टर बिल्ड करे। एनेबल द लर्नर्स टू बी एथिकल, यानी उनको एथिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, रेशनैलिटी एंड कंपैशनेट बने बच्चे। यानी रेशनल मींस उनको एक लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर वो जब सही डिसीजन ले तो वो बोलेंगे उसको रेशनल थिंकिंग या फिर रेशनल उनकी अप्रोच जीवन को लेके। ठीक है। कंपैशनेट बने, दूसरों के प्रति दया भाव का उनमें भाव रहे, केयरिंग हो वो। एंड वाइल एट द सेम टाइम प्रिपेयर देम फॉर गेनफुल फुलफिलिंग एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल यहाँ पे वर्क एजुकेशन की भी बात एनईपी में की जाएगी। ठीक है भाई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 21st सेंचुरी। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और FLN पर यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर आपको इस बार केवीएस में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। तो हम इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन द फर्दर स्लाइड्स। तो हम जान लेते हैं कि भाई बच्चों में हमें क्या डेवलप करनी है, फाउंडेशनल कैपेसिटी। यानी फाउंडेशन क्या होती है, उनकी नींव, उनका बेसिक। अब बेसिक क्या होगा उनका, प्राइमरी क्लास में जो हम बच्चों को बेसिक पढ़ना लिखना जो सिखा रहे हैं, रीडिंग सिखा रहे हैं, राइटिंग सिखा रहे हैं लैंग्वेज में, मैथमेटिकल सिंपल प्रॉब्लम सिखा रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन सिखा रहे हैं, यानी कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इसमें बच्चे को बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। या फिर ये सारी चीजें फाउंडेशन है, उसका बेस है, इनको बहुत ज्यादा अच्छा करना है हमने। ठीक है। तो इसी चीज को बोलते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ताकि बच्चा जो है हायर ऑर्डर कॉग्निटिव कैपेसिटीज भी डेवलप कर सके। तब उसका बेस अच्छा होगा, तभी तो वो हायर कॉग्निटिव कैपेसिटी की तरफ मूव ऑन कर पाएगा, यानी कि उसके जो सोचने की क्षमता है वो एडवांस हो पाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट जो एम है एजुकेशन का इन द एंशिएंट इंडिया बताता है कि भाई एंशिएंट इंडिया में क्या एम था एजुकेशन का। एंशिएंट इंडिया में एम था नॉट जस्ट द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एज प्रिपरेशन फॉर लाइफ इन दिस वर्ल्ड और लाइफ बियॉन्ड स्कूलिंग, बट फॉर द कंप्लीट रियलाइजेशन एंड लिबरेशन ऑफ सेल्फ। क्या कहता है कि भाई जो हमारा एंशिएंट इंडिया था, यानी कि जब काफी पुराने टाइम की बात कर रहा है कि पुराने समय में इंडिया में कैसा एजुकेशन सिस्टम था, जब गुरुकुल्स होते थे। हमने NIOS की सीरीज में जो एंशिएंट एजुकेशन इंडिया में पूरा सिस्टम कैसा था, क्या क्या वहां पे टीचर का क्या रोल होता था, स्टूडेंट का क्या रोल होता था, सब्जेक्ट्स कैसे होते थे, कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे, कुछ प्रैक्टिकल चीजें थी, तो वो सभी हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। यू कैन वॉच दैट सीरीज ऑल्सो, अभी वो कंटिन्यू कर रखी है हमने। तो भाई क्या कहता है कि सिर्फ नॉलेज को एक्वायर करना ही एम नहीं था हमारा, सिर्फ नॉलेज मिल जाए इतना ही एम नहीं था, बट एम मोस्टली जो हमारा मेन फोकस किस पे था कि कंप्लीट रियलाइजेशन हो जाए, स्टूडेंट को अपने आप की, अपनी सोसाइटी की, सेल्फ की रियलाइजेशन हो और लिबरेशन ऑफ द सेल्फ, यानी उसको अपने बारे में ज्ञान हो जाए, अपना जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बूस्ट होता है, सेल्फ एस्टीम उसकी बनती है। तो ये सारी चीजें हमारा क्या रहती है, एम थी एंशिएंट इंडिया में भी। और एक तरह से अगर हम देखें तो अब भी हम यही सारी चीजें बच्चे के अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, देख लेते हैं कुछ सेलिएंट फीचर्स यहाँ पे एनईपी के हमें बता रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट देम। Recognizing, identifying and fostering the unique capabilities of each student.
बिल्कुल भाई, जो सबसे पहली बात क्या क्या हमें बोली गई है, रिकॉग्नाइज करना यानी पहचानना, आइडेंटिफाई करना, और साथ ही साथ जो भी यूनिक कैपेबिलिटीज हर बच्चे में, कुछ यूनिक उसकी कैपेसिटीज हैं, कुछ देखो हर इंसान ना डिफरेंट होता है, तो इसी प्रकार से हर बच्चा भी, उसका सोचने का तरीका, उसका पढ़ने का तरीका, सारे उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। ये तो प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं उनमें। तो क्या कहती है एनईपी कि हर उस डिफरेंस को, उस कैपेसिटी को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि बच्चा किस तरह से वो सुन के ज्यादा अच्छा समझ पा रहा है, देख के ज्यादा अच्छा समझ पा रहा है, या दोनों का हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है, या वो एक्टिविटीज अगर उसको हम करवा रहे हैं तो किस मेथड से वो ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रास्प कर रहा है। तो वो चीज हमें उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है एज ए टीचर, और उसकी उस कैपेसिटी को हमें क्या करना है, फोस्टर करना है, उसको बढ़ावा देना है, उसको ऐसे मौके देने हैं क्लासरूम में, ताकि बच्चे की, यहाँ पे हर बच्चे की कैसी डेवलपमेंट हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक स्फीयर्स में, बिल्कुल जो हमारे स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक, जो हमारी करिकुलर एंड नॉन, जो हमारी करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उनको भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी to achieving foundation literacy and numeracy by all the students by grade, to all the students by grade 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कैसे पूछेगा क्वेश्चन कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कब, किस ग्रेड तक हर स्टूडेंट को अचीव हो जानी चाहिए, ग्रेड 3 तक, यानी 3rd क्लास तक हर बच्चे को उसका जो बेसिक है, उसका बेसिक कैसा, उसकी जो फाउंडेशन है लैंग्वेज में और मैथमेटिक्स में, लैंग्वेज में उसको बेसिक, उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है या उसकी मदर टंग है, उसको पढ़ना, उसको लिखना, उसके वर्ड्स को पहचानना, ये सारी चीजें बच्चे को आनी चाहिए। न्यूमरेसी में क्या आ जाएगा, मैथमेटिक्स के सिंपल ऑपरेशंस, मैथमेटिक्स के सिंपल कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। तो 3rd क्लास तक बच्चे को FLN जो है वो अचीव कर ले, ये हमारा क्या है, एनईपी का क्या है, ये गोल है। ठीक है, इस चीज को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, और इस चीज को अचीव करने के लिए नेशनल लेवल पे मिशंस भी चलाए जाएंगे। देखो भाई, ये यहाँ पे लिख रखा है, FLN मैंने अलग से भी लिख रखा है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी अमंग चिल्ड्रन टू रीड विद मीनिंग। बिल्कुल, जब वो रीड करें तो उनको मीनिंग पता हो, एंड सॉल्व बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, वो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वैसी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर पाए एट द एंड ऑफ क्लास 3, यानी 3rd क्लास तक उनमें ऐसी एबिलिटी डेवलप करना, जो एनईपी 2020 है उसने बहुत ही महत्वपूर्ण उस चीज को माना है। ठीक है, एंड देयर बाय चूज देयर ओन पाथ इन लर्निंग अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट। क्या कहता है भाई कि हमें बच्चों के जो उनके टैलेंट्स हैं और उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनको हमें क्या करना है, उनको रिकॉग्नाइज करना है, उनको पहचानना है, और उनको उनके टैलेंट को परस्यू करने देना है। बिल्कुल, नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर ली हमने यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंसेज, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जैसे अब भाई, अभी जो आजकल का हमारा स्कूल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि आर्ट स्ट्रीम अलग है, ह्यूमैनिटीज में अलग जाते हैं बच्चे, सोशल साइंस की स्ट्रीम अलग रह जाएगी, हमारी साइंसेस की स्ट्रीम फर्दर मेडिकल नॉन मेडिकल की अलग रह जाएंगी। तो यहाँ पे एक सेग्रीगेशन है स्ट्रीम्स का, यानी जो बच्चा साइंस में चला गया वो आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट वो बाद में नहीं पढ़ सकता, लेकिन यहाँ पे अब इस अप्रोच को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया जाएगा। कोई हार्ड सेपरेशंस क्रिएट नहीं की जाएंगी आर्ट्स और साइंसेज में, या फिर करिकुलर और हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, या फिर फाइन आर्ट्स कह लो, ठीक है, योगा, ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं इनमें, और या फिर हम कह सकते हैं वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स में। अब कोई भी बच्चा जो है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, अगर उसको हिस्ट्री अच्छी लगती है तो वो हिस्ट्री ले सकता है और वो हिस्ट्री पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं भाई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण हमारा पॉइंट क्या है, मल्टी डिसिप्लिनैरिटी एंड होलिस्टिक एजुकेशन दी जाए बच्चों को। बिल्कुल, हमने मल्टी डिसिप्लिनैरिटी पिछले पॉइंट में भी डिस्कस किया था, और होलिस्टिक एजुकेशन दैट मीन्स उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाए,
और इस तरह से एजुकेशन दी जाए बच्चों में ताकि उनमें एक यूनिटी और एक इंटीग्रिटी यानी एकीकरण की जो है भावना हम क्या कर सके, उत्पन्न कर सके, ताकि वो एक मतलब इंटीग्रिटी हो उनमें, यूनिटी हो, यूनिटी वो फील करें आपस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, एम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रादर देन रोट लर्निंग एंड लर्निंग फॉर एग्जाम्स। बिल्कुल, अभी तक हमारा यही मेथड ज्यादा चल रहा है स्कूल्स में। बच्चे जो है वो रट्टाफिकेशन का मेथड यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीचर यूज करवा रहे हैं, और टीचर क्या कह रहे हैं, भाई जो एग्जाम्स लास्ट में होने हैं SA1 और SA2 उनमें तुमने अच्छे मार्क्स लेके दिखाने हैं। लेकिन जो एजुकेशन है उसका सोल पर्पस ये नहीं है कि हमें एग्जाम पास करने हैं। एजुकेशन का सोल पर्पस होता है इंसान का, उसका परमानेंट चेंज हो जाना एक तरह से बिहेवियर में। क्योंकि जब लर्निंग होती है तो अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो हमारे बिहेवियर में एक तरह से परमानेंट चेंजेस होते हैं, और वो अगर चेंजेस हैं वो पॉजिटिव होंगे, वो प्रोग्रेसिव चेंजेस होंगे, वो एडवांसमेंट की तरफ वो चेंजेस जाएंगे। तो वही तो एम है हमारी एजुकेशन का, कि बच्चे को एक क्रिटिकल थिंकर बनाना है, एक अच्छा सिटीजन बनाना है, एक अच्छा ऐसा इंसान बनाना है जो इस सोसाइटी में अपना अच्छे से महत्वपूर्ण उसका योगदान रहे, और वो अपना योगदान बहुत ही अच्छे से सोसाइटी को एक अच्छा स्पेस बनाने के लिए वो अपना योगदान दे सके। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है यहाँ पे बच्चों की, ना कि कॉन्सेप्ट्स को रटवा देना है। रटवाना नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को समझाना है, उनको ऐसे मौके देने हैं कि वो खुद ट्राई कर सके चीजें, वो एक्टिविटीज के माध्यम से खुद सीख सके। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों में आपको क्या डेवलप करनी है, क्रिएटिविटी, ताकि वो वही लकीर के फकीर ना बने रहे, है ना। ये बात होती है ना कि भाई बच्चों में अगर क्रिएटिविटी आएगी तो उनका दिमाग खुलेगा। अगर वो क्रिएटिविटी के आप उनको मौके दोगे तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव से सोच पाएंगे, और अलग पर्सपेक्टिव से सोच पाएंगे तो तभी तो वो डिफरेंट आइडियाज को एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, और क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि उनको जो कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी एस्पेक्ट है, उसके हर तरह के पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, या फिर दूसरा किस तरह से सोच सकता है, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाएंगी। लॉजिकल बेस्ड थिंकिंग या फिर लॉजिकल डिसीजन मेकिंग बच्चे को यहाँ पे हमने प्रमोट करनी है। किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू करना है भाई ये सारा काम, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के थ्रू, पेडागोजी के थ्रू करना है ये सारा काम। टीचर को चेंज का सोर्स बताया गया है NEP 2020 में, यानी टीचर के ऊपर बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों के जीवन को, पूरे नेशन को वो क्या कर सकता है, एक तरह से एक नई राह पर टीचर लेकर जा सकता है। नेक्स्ट इज एथिक्स एंड ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। बिल्कुल, एथिक्स यानी जो हमारी मॉरल वैल्यूज हैं, ठीक है, एथिकल वैल्यूज है, ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी कुछ वैल्यूज है। हमारे संविधान ने हमें कुछ वैल्यूज रिकमेंड की है, जैसे कि एम्पैथेटिक होना, यानी दूसरों के प्रति जो है हम एम्पैथी की भावना रखें कि वो इंसान कैसा फील कर रहा है, और उसके फीलिंग को हम क्या करें, समझे और वैसा ही फील करें। ठीक है, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट डेवलप करना, क्लीनलीनेस, बिल्कुल स्वच्छ भारत अभियान कितना प्रमोट कर रही है सरकार। फिर कर्टसी दूसरों के लिए, डेमोक्रेटिक स्पिरिट यानी कि हम दूसरों को भी, उनके विचारों को भी क्या दें, उनको विचारों को ताकि वो भी अपने विचार क्या कर सके, हमारे सामने रख सके, ऐसे मौके दें। ठीक है, स्पिरिट ऑफ सर्विसेज, बिल्कुल, एंड रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है भाई, चीजों को लॉजिकली सोचना। ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग लॉजिक से उनको सोचना, उसको बोलेंगे साइंटिफिक टेम्पर। लिबर्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लूरलिज्म, इक्वालिटी एंड जस्टिस जैसी यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बताई गई हैं। और ये सारी वैल्यूज आपको एज अ टीचर बच्चे में क्या करनी है, इनको इनकलकेट करना है, इन वैल्यूज को डेवलप करना है एज अ टीचर। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज इन टीचिंग एंड लर्निंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई। मल्टीलिंगुअलिज्म पे चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो फिर कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन आता ही आता है। क्या है मल्टीलिंगुअलिज्म? क्या होता है भाई, बहुभाषिता। यानी कि एक क्लास में, अब आप KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, KVS में देश भर से जो है डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट स्टेट से बच्चे आते हैं, उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट है, उनका एक्सेंट डिफरेंट है। तो आपको उस चीज को इग्नोर नहीं करना है एज अ टीचर, आप उस चीज को एक रिसोर्स की तरह, एक
रिसोर्स, महत्वपूर्ण रिसोर्स की तरह आपको उसको यूज करना है। आप उनसे थोड़ा सा सीख लीजिए, आप उनको अपनी थोड़ी सी लैंग्वेज सिखा दीजिए, और क्लास में आपको उनको मौके देने हैं कि वो अपनी लैंग्वेज को क्या कर सके, बोल सके, अपनी लैंग्वेज में अपने कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। उससे बच्चों को भी अच्छा लगेगा, वो भी, उनको भी ये फील होगा कि उनकी वैल्यू, मतलब उनकी लैंग्वेज की भी वैल्यू की जा रही है, उनके कल्चर की वैल्यू की जा रही है। तो ये सारी बात जो है हमारा बेसिक है किसका, मल्टीलिंगुअलिज्म का। अब एनईपी भी यही बात कहती है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को क्या करना है, प्रमोट करना है टीचिंग लर्निंग में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, लाइफ स्किल्स। जैसे कि कुछ लाइफ स्किल्स की बात करी है एनईपी ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कम्युनिकेशन, बातचीत अच्छे से, विचारों का आदान प्रदान हो जाए, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन की भावना बच्चों में आपने सिखानी है उनको, ठीक है। टीम वर्क बिल्ड करना है, कैसे होगा टीम वर्क, कैसे करा सकते हो आप एक प्रोजेक्ट दे सकते हो, 3-4 बच्चों की टीम बना सकते हो। उस प्रोजेक्ट में आपने कुछ कुछ काम बच्चों को बोल दिया कि आप उसको अपनी ड्यूटीज डिवाइड करो, और एज अ टीम पूरा कोलैबोरेटिव लर्निंग के माध्यम से जो है आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। तो वहां से उनमें टीम वर्क बिल्ड हो जाएगा, यानी वो एक तरह से कोऑपरेटिव लर्निंग सीख जाएंगे, एंड रेजिलियंस। ये कुछ लाइफ स्किल्स है, लाइफ स्किल्स और भी काफी सारी हैं, लेकिन यहाँ पे ये सब सिर्फ इतनी ही डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, बिल्कुल, रादर देन समेटिव असेसमेंट। हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें होते हैं ना अभी, एफए होते हैं और एसए होते हैं, ठीक है। एफए यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, एसए यानी समेटिव असेसमेंट्स। समेटिव असेसमेंट क्या है, जो टर्म के या जो सेमेस्टर के लास्ट में होते हैं, और एफए होते हैं जो हमारी असेसमेंट के दौरान, जो हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूसली बच्चे की प्रोग्रेस को उसको मॉनिटर करना है कि भाई कितनी प्रोग्रेस उसने इस चैप्टर में या फिर इस यूनिट में कितना उसको समझ आया, और हम और फर्दर क्या क्या इनपुट्स एज अ टीचर डाल सकते हैं, क्या क्या हम मेथड्स फर्दर यूज कर सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, बच्चे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं फॉर लर्निंग, बिल्कुल, ठीक है भाई। तो ये काम हम सीसीई के द्वारा करते हैं, जिसमें सीसी भी यही कहता है कि कॉन्टिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन बच्चे का होना चाहिए, बिल्कुल। तो नेक्स्ट है एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल भाई, टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छे से यूज हम कर सकते हैं अगर हमें बच्चों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना है। कैसे कर सकते हैं, मान लो आप मैथमेटिक्स को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, मान लो आप मेंसुरेशन ही पढ़ा रहे हो जिसमें आप सरफेस एरिया, वॉल्यूम की बातें कर रहे हो बच्चों के साथ, तो रादर देन कि आप बच्चे को सिर्फ फॉर्मूले रटवा दो, बच्चे को सिर्फ वो शेप ड्रॉ करके बता दो, अगर आप उनकी 3D विजुअलाइजेशन अगर बच्चों को आप दिखा सकते हो तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है बच्चों के लिए समझना उस सिचुएशन में। तो इसलिए हम टेक्नोलॉजी का, आईसीटी का या फिर कंप्यूटर्स का बहुत ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं, कैसे, हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है भाई। और स्पेशली दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं विद डिफरेंट एबिलिटीज, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। आप कुछ विजुअल एड्स आप यूज कर सकते हैं, अगर विजुअल एड्स से बच्चे को अगर अच्छे से ग्रास्प नहीं हो रहा है तो आप ऑडियो एड्स यूज कर सकते हैं, और आप इन दोनों को कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। आप कुछ टेक्टाइल मटेरियल्स, यानी जिनको बच्चा छू के क्या कर सकता है, फील कर सकता है, ऐसे टेक्टाइल मटेरियल्स आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ है जो हम टेक्नोलॉजी का यूज करके एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं। और एजुकेशन को बेहतर बनाने की सेंस यहाँ पे क्या है कि हमें रट्टा नहीं मरवाना है, हमें कॉन्सेप्ट्स को समझाना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं क्या, respect for diversity and respect for the local context, exactly, in all curriculum, pedagogy and policy, always keeping in mind that education is a concurrent subject। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट होता है। कॉन्करेंट सब्जेक्ट यानी वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, हमारी 3 लिस्ट होती हैं, जो एक सेंटर की लिस्ट, एक स्टेट की लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें यहाँ पे उस पे क्या ले सकती हैं, डिसीजन ले सकती हैं, और उस कॉन्करेंट सब्जेक्ट पे ये अपने पॉलिसीज बना सकती हैं। तो एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट में आता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दे कैन बोथ टेक डिसीजंस अबाउट द एजुकेशन सिस्टम,
ठीक है भाई। तो क्या कहता है कि डाइवर्सिटी, जो भी हमारी जो हमारी भाषिता कह लो, या फिर डाइवर्सिटी बहुत ही सारी चीजों में हो सकती है। लैंग्वेज में डाइवर्सिटी हो सकती है, आपके कल्चर में डाइवर्सिटी हो सकती है, आपके फूड की डाइवर्सिटी हो सकती है। तो इस सारी डाइवर्सिटी को हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। और बच्चे में भी ऐसी ही भावना हमने इनकलकेट करनी है, ऐसी ही वैल्यूज उसके अंदर डालनी है, ताकि वो लोकल कॉन्टेक्स्ट, यानी जहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल फूड है, लोक गीत है, लोक कथाएं हैं, उनको भी क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। एज ए टीचर आपको ये सब करना है, ताकि ये सारी वैल्यूज बच्चे के अंदर इनकलकेट या फिर इम्बाइब हो सके। नेक्स्ट इज फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या होता है भाई, समावेशी जो शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करते हैं, यानी हर बच्चे को हमने साथ लेकर चलना है और सभी को समानता, और या फिर हम कह सकते हैं इक्वालिटी एंड इक्विटी के यहाँ पे मौके या फिर उनको अधिकार देने हैं। सिनर्जी इन करिकुलम अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। सिनर्जी यानी तालमेल, बिल्कुल तालमेल इन द सेंस यहाँ पे क्या है कि भाई अगर जो बच्चा है वो प्राइमरी में कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, फिर मिडिल लेवल पे आके उसके सब्जेक्ट जो चेंज हो गए, लेकिन वो प्राइमरी से मैच नहीं कर रहे, फिर फर्दर मान लो सेकेंडरी लेवल पे उसने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े, लेकिन बाद में कॉलेज लेवल पे उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उनका कोई अच्छे से मैच ही नहीं हो रहा है, तो वो उसमें क्या होगा, बच्चे के जो ज्ञान है, बच्चे की जो नॉलेज है, हर लेवल पे वो उसको क्या करेगी, रिलेट नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो करिकुलम है ना, सभी लेवल पे एजुकेशन के जितने भी लेवल हैं उनमें करिकुलम में क्या होनी चाहिए, सिनर्जी होनी चाहिए, तालमेल होना चाहिए, ठीक है, रिलेशन होना चाहिए, कोरिलेटेड होने चाहिए। नेक्स्ट इज टीचर्स एंड फैकल्टी एज द हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। क्या कहती है एनईपी की जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, वो हार्ट है, वो दिल है किसका, लर्निंग प्रोसेस का, यानी अधिगम प्रक्रिया का। बिल्कुल उनकी रिक्रूटमेंट, उनकी कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी जब वो जॉब में आ गए हैं तब भी वो प्रोफेशनली डेवलप करते रहे, नए नए प्रोग्राम्स या नई नई हमारी टीचिंग ट्रेनिंग्स होती रही, ताकि उनमें डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज यहाँ पे डेवलप हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इज अ लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए भाई। यहाँ पे अब लाइट एंड टाइट, दैट मीन्स जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें अब ऑडिट की बात की गई है, उसमें भी ऑडिट होंगे, और अगर कुछ ऐसी ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है हमारे स्कूल्स में और एजुकेशन सिस्टम में, तो उसको पब्लिकली क्या किया जाएगा, डिस्क्लोज करने की बात कही गई है। और एनकरेज किया जाएगा इनोवेशन को एंड आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज को। आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज दैट मीन्स ऐसे डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की गई है, ठीक है भाई। कॉन्टिन्यूसली रिसर्च होती रहे और कॉन्टिन्यू रिव्यू मिलते रहे, तो ये सारी बात एजुकेशन सिस्टम को लेकर की गई है। नेक्स्ट इज अ रूटेडनेस एंड प्राइड इन इंडिया। बिल्कुल हमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ऐसी वैल्यूज डेवलप करनी है कि वो बीइंग एन इंडियन वो क्या करें, गर्व महसूस करें, ठीक है। तो कैसे हो सकता है ये, अगर हम बच्चों को हमारी कंट्री के रिच डाइवर्सिटी के बारे में बताएं, हमारे एंशिएंट और मॉडर्न कल्चर के बारे में बताएं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उनके बारे में बताएं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से बच्चा है जो उसमें इंटीग्रेशन और इंटीग्रिटी एंड यूनिटी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट इज एजुकेशन इज अ पब्लिक सर्विस, इसलिए एजुकेशन को एक बेसिक राइट, एक फंडामेंटल राइट कंसिडर किया गया है हर एक बच्चे के लिए। तो चलिए भाई ये थी इंट्रोडक्शन, और यहाँ से हम कुछ फर्दर पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है कि इस पॉलिसी का विजन क्या है। विजन मीन्स कि किस महत्वपूर्ण जो गोल्स हैं हमारे, जिनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी को यहाँ पे डेवलप हमने किया है। क्या है पहला हमारा विजन, क्या है पहला गोल, क्या है, मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। बिल्कुल हम जो हमारी कंट्री है, भारत देश है, उसको एक सुपर पावर, किसकी सेंस में, नॉलेज के सेंस में, एज अ सुपर पावर बनाने की बात कर रहे हैं। और वो कैसे बन पाएगा, जब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से एक साउंड क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, या फिर उनका जो हर जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा होगा, तभी तो जाके वो एक अच्छे सिटीजन के रूप में तैयार हो पाएंगे, और तभी तो जाके हमारी जो यूथ पावर है
वो ग्लोबली पूरी क्या हो जाएगी, नॉलेजेबल हो जाएगी, तो इंडिया भी अल्टीमेट क्या बन जाएगा, नॉलेज सुपर पावर बन जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। बिल्कुल, हम अपने फंडामेंटल अधिकारों के, तो मौलिक अधिकारों की तो हम बात कर लेते हैं जो हमारा पार्ट 3 में आते हैं, लेकिन हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को भूल जाते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमने 51A में पढ़ी थी इन द NIOS, तो क्या कहता है कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को भी रिस्पेक्ट करना सिखाना है बच्चों को, ताकि बच्चे अपनी कंट्री से एक जुड़ाव, एक बॉन्डिंग महसूस कर सके। ठीक है, और they are proud of being Indian not only in thought but also in spirit, intellect and deeds। बिल्कुल, कि हम कहते हैं ना कि हम भारतीय हैं, भारतीय हैं, ये सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं, ये सिर्फ हमारे एक्शंस में होना चाहिए ये चीज। ठीक है, ताकि हम एक्शंस में कब होगा, जब हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को, अपने फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। एक फर्दर एक और चीज हम NEP में इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है कि अभी तक हम 10+2 का स्ट्रक्चर स्कूल्स में फॉलो करते आए थे, लेकिन इसके बाद NEP 2020 क्या प्रपोज करती है कि जो हमारा स्कूल सिस्टम है उसकी हमने क्या कर दी है, रीस्ट्रक्चरिंग कर दी है। रीस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब है भाई, पहले तो हम 10+2 फॉलो करते थे, दिस इज द प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर, ये जो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये क्या है हमारा 10+2 स्ट्रक्चर है, जिसमें हम 6 से 16 और 16 से 18 साल के बच्चों को केटर करते थे। लेकिन अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, एक सवाल आपको यहाँ से एग्जैक्टली यहीं से देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल क्या है कि अब हमने रीस्ट्रक्चर करके 10+2 की बजाय किसमें डिवाइड कर दिया है इसको, यहाँ पे हम कह सकते हैं 5+3+3+4 में डिवाइड कर दिया है। क्या है भाई ये 5+3+3+ जो 4 है, ये है कि जो फर्स्ट 5 इयर्स हैं, जब बच्चा जब वो 3 साल का हो जाएगा, ठीक है, 3 साल से 6 साल के जो एज में बच्चा, फर्स्ट 5 इयर्स जो उसके कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, फाउंडेशनल स्टेज कहलाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो 3 इयर्स हैं वो प्रिपरेटरी स्टेज होगी उसकी, और उसके बाद वाले 3 साल मिडिल स्टेज होगी, और उसके बाद वाले 4 साल क्या होंगे, सेकेंडरी स्टेज में आएंगे। अब फाउंडेशनल स्टेज को भी फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज जो हमारी पहले जो 2 साल हैं वो किसके लिए, पहले जो हमारे 3 साल हैं वो किसके लिए दिए गए हैं, ताकि बच्चा जो है आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल या फिर बाल वाटिका में जाना सीख जाए। 3 से 6 साल के लिए ये हमने यहाँ पे डिसाइड किया है, जिसको हम ECCE के फॉर्म में भी आगे पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भाई, अब क्यों किया गया है ये, ताकि बच्चा जब फर्स्ट क्लास में एंटर करता है ना, 6 साल की एज, 6 से या 8 साल के बीच में जब बच्चा है, तो वो फर्स्ट क्लास में जब एंटर करता है, उसके लिए बच्चा क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए पहले से ही। किसमें, इस पहले वाली सब स्टेज में, जिसमें ये आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल्स या फिर बाल वाटिका में जाना सीख जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो 2 साल किसमें डिवाइड किया है हमने, क्लास 1 और 2 के लिए रखे हैं। और इन कंपाइल करके इन 5 इयर्स को हमने क्या बोला है, उसकी फाउंडेशन बोला है, उसकी फाउंडेशनल स्टेज बोला है। यानी यहाँ पे ये जो इतने 5 इयर्स है, ये क्या है, नींव है बच्चे की, जो एजुकेशन है, जो उसका करियर रहेगा, एजुकेशनल करियर जो उसका रहेगा आगे, उसमें ये नींव का काम करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं ये उसकी नींव का काम, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को अभी हमने FLN की बात की, यानी बच्चे को फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी हमने सिखानी है, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बच्चा सीख जाता है, जिनके बेसिस पे फर्दर हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करते हैं। नेक्स्ट इज जो हमारे 3 साल जो आते हैं वो क्या रहेंगे, प्रिपरेटरी स्टेज रहेंगे। ठीक है भाई, प्रिपरेटरी स्टेज में हमारी क्लास 3rd से क्लास 5th तक की क्लासेस आ जाएंगी, एंड एज क्या रहेगी यहाँ पे 8 से 11 साल रहेगी। ठीक है, उसके बाद हमारा मिडिल स्टेज आ जाती है, और मिडिल स्टेज में क्लास 6 टू क्लास 8 के बच्चे आ जाएंगे, एंड देयर एज ग्रुप विल बी 11 to 14 ईयर्स। उसके बाद अब भाई 6ठी से 8वीं तक के बच्चे को हमने मिडिल में बोला है, आज भी हम मिडिल स्कूल ही बोलते हैं 6ठी से 8वीं वाला। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी स्टेज में हमने
4 क्लासेस ली हैं, कौन कौन सी, 9th 10th 11th एंड 12th क्लास, ठीक है भाई। और इसमें एज ग्रुप हमारा क्या रहेगा, 14 to 18 ईयर्स रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नया पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर है ये हमारा, ठीक है। तो भाई इसके बाद देख लिया हमने, यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं क्या, कि इस नए स्ट्रक्चर में 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करने की बात की है थ्रू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, दैट मीन्स ECCE, यानी कि जो हमने 5 साल अभी डिस्कस किए थे, 5 में से 3 और 2 को उनमें डिवाइड किया था, ये जो 3 साल हैं ये क्या रहेंगे, ECCE के नाम रहेंगे। यानी बच्चा जो अर्ली चाइल्डहुड में है तो उसकी केयर हो और उसको अच्छी शिक्षा मिले, ठीक है। फ्रॉम एज 3 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, इस स्ट्रक्चर में हमने ECCE को भी क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो ये थी हमारी NEP 2020 की इंट्रोडक्शन। इसके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे ये सारे, ठीक है। अगर ये सारे पॉइंट्स आपने अच्छे से दिमाग में बिठा लिए तो आप NEP को बहुत ही आराम से समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाहती है, क्या बच्चों के बारे में फर्दर किस तरह से उनकी डेवलपमेंट की जाए, ये सारे व्यूज आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ECCE इन वेरी डिटेल, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।